हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर आपने ये लेक्चर कंप्लीटली देख लिया तो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में कुछ ऐसा बचने नहीं वाला है जो आपने अभी तक कवर ना किया हो। तो देखो, यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जिसमें हमारे एमसीक्यू भी कवर होंगे, ठीक है। जितने भी हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो कवर होंगे, ठीक है। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जैसे डिफाइंड कोरोजन रेंसिडिटी के ऊपर, वो सब हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, हर क्वेश्चन के आगे ना ये भी लिखा हुआ है कि वो क्वेश्चन किस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ऑल इंडिया 2023 में, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टेट सिंबल्स ऑफ द प्रोडक्ट गिवन एज एक्स एंड वाई। देखो, यहाँ पर एक्स जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है ZnSO4 और जो वाई प्रोडक्ट है वो है H2। तो बताना है कि इस रिएक्शन में जो जेड जिंक सल्फेट होगा और जो H2 होगा उसके सिंबल्स क्या होने चाहिए यहाँ पर। देखो, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये जो एक्स है ना, ये जो ZnSO4 है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने के लिए मिल रही है, राइट। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन देखने के लिए मिल रही है, डिस्प्लेसमेंट। जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये जिंक सल्फेट बन गया। मतलब ये तो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन। और जो H2 है वो हमारे पास क्या होती है, गैस होती है, H2 गैस होती है। तो X के जो सिंबल है वो एक्वस होना चाहिए और Y का सिंबल गैसियस होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा। सेकंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, द रिएक्टेंट शुड बी इन द सेम स्टेट। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि अगर एक सॉलिड है तो दूसरा भी सॉलिड ही होगा, या एक लिक्विड है तो दूसरा भी लिक्विड ही होगा। जैसे ऊपर रिएक्शन हो रही थी, जिंक सॉलिड था, H2SO4 लिक्विड था, तो ये तो खराब हो गई, गलत कंडीशन है। द एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट, ठीक है। ऐसा तो नहीं है एनर्जी रिएक्टेंट को ही सप्लाई होगी। द रिएक्टेंट शुड बी एट सेम टेम्परेचर, ये भी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। देयर शुड बी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिएक्टेंट्स, ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। कि दो रिएक्टेंट जो है या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट है उनके बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट तो होना ही चाहिए, तभी तो रिएक्शन प्रोसीड होगी, तभी तो कोई प्रोडक्ट बनेगा। अब मान लो मैंने दो कंटेनर ले रखे, ठीक है। एक कंटेनर मेरे पास ये है और एक कंटेनर ये है। इसमें मैंने रिएक्टेंट रख रखा है ए, इसमें बी। अब ये दोनों आपस में फिजिकली कांटेक्ट में ही नहीं है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। जब ये एक ही कंटेनर में इनको हम डालेंगे तब इनके बीच में रिएक्शन होगी। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। थर्ड देखते हैं, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है। सोडियम जो है, ये है सोडियम, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बन रहा है हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा जिसको बोलते हैं। और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो इसके लिए जो बैलेंस इक्वेशन होगी वो क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर बैलेंस करके देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो सोडियम लगा देते हैं, यहाँ पर भी हम दो सोडियम लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2। तो ये बैलेंस कंडीशन है। और ये कौन से वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने के लिए मिल रही है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ऑल इंडिया 2020 में पूछा गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। जो आइडेंटिटी है ना, वो इनिशियल सब्सटेंस की वो अनचेंज रहती है, मतलब उसके आइडेंटिटी में कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो किसमें होगी, देखो, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क की आइडेंटिटी अलग होती है और जब उससे कर्ड बन जाती है, दही बन जाती है, तो उसकी आइडेंटिटी अलग हो जाती है। तो इसमें तो आइडेंटिटी चेंज हो रही है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, इसे हम बाद में देखते हैं, थोड़ा हो सकता है ये ऑप्शन। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, तो ग्रेप्स जो होते हैं उनकी, ग्रेप्स में उनकी आइडेंटिटी अलग होती है, जब उनका फर्मेंटेशन हो जाता है, ठीक है, तब उनकी आइडेंटिटी अलग हो जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो उसकी आइडेंटिटी अलग होती है, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर वो कुछ और ही बन जाता है ना, तो उसकी आइडेंटिटी अलग हो जाएगी। अब यहाँ पर इसका मतलब ये तीन गलत है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जैसे शुगर के शुगर पाउडर फॉर्म में है, अब उस पाउडर फॉर्म का क्या करते हैं, हम क्रिस्टल्स बना देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ शुगर का सिंपल, कि शुगर जो है वो पाउडर फॉर्म में है, अब हमने उसके क्रिस्टल्स बना दिए, तो क्या शुगर की आइडेंटिटी चेंज होगी, नहीं हुई ना, पहले भी वो शुगर थी, अब भी वो शुगर है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर ना एक क्वेश्चन पूछ रखा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन इस चैप्टर में कैसे आ गया, ठीक है, देखते हैं। व्हाट इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं। देखो, न्यूरो का मतलब, जहां पर ये न्यूरो वर्ड आता है ना, तो न्यूरो वर्ड से समझ जाना ये कहीं ना कहीं न्यूरॉन से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है, न्यूरॉन से रिलेटेड है। तो ट्रांसमीटर मतलब जो
कोई चीज़ ट्रांसमिट कर रहा हो, सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा हो या कुछ भी चीज़ ट्रांसफर कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमीटर। तो न्यूरो ट्रांसमीटर को क्या होते हैं? सो हम बोल सकते हैं कि इट इज, ठीक है, अ केमिकल, इट इज अ केमिकल एक्सट्रूडेड बाय, एक्सट्रूडेड बाय एन एक्सोम, ठीक है, टर्मिनल फॉर passes of impulse, for passes of impulse, ठीक है, टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बायो का क्वेश्चन है बट यहाँ पर इन्होंने शायद गलती से आ गया होगा, मसल, ग्लैंड और ऑर्गन, ठीक है। तो कोई बात नहीं, गलती से हम ये नहीं बोलेंगे गलती से आ गया, बट आ गया है तो हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसे केमिकल होते हैं जो एक जो इम्पल्स होता है उसको ट्रांसफर करने में मदद करते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन तक, ठीक है, मतलब सिग्नल ट्रांसफर का काम करते हैं बेसिकली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद द हेल्प ऑफ एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल जस्टिफाई दैट सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर डिटरमाइंड बाय चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू बताना है कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वहां पर कोई रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। तो सेवंथ का सॉल्यूशन, सेवंथ के फर्स्ट पार्ट का, चेंज इन टेम्परेचर कब होता है? देखो आपने देखा होगा चेंज टेम्परेचर में चेंज तभी आएगा जब हीट इवॉल्व होगी, है ना, हीट इवॉल्व होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखा दो, तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम हीट करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaO क्विकलाइम प्लस CO2 में, और यहाँ से मिलती है हमें ढेर सारी हीट। जैसे ही हीट मिलेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है और एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो कोई ऐसी रिएक्शन दिखा दो जिसमें गैस इवॉल्व हो रही हो। अभी जस्ट हमने एक पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, देखो ये वाली, जिंक प्लस H2SO4, इसमें H2 गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो यहीं पे इसको एग्जांपल कोट कर दो कि जिंक का रिएक्शन, ठीक है, अगर हम H2SO4 के साथ कराते हैं तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये जिंक सल्फेट बन जाएगा और H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है वो बता रहा है केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो हमें एक एक रिएक्शंस बतानी है जिससे हमको ये मालूम पड़े कि कोई गैस इवॉल्व हो रही है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब हमें एक ऐसी रिएक्शन बतानी है जिससे पता चले कि कलर चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो कलर देखो, इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, आयरन सल्फेट ले सकते हैं, FeSO4। देखो FeSO4 का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे, तो जब FeSO4 आयरन सल्फेट को हम हीट करते हैं तो ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। और ये कैसे कलर का होता है, ये ब्राउन रेड कलर का होता है, ब्राउन से रेड कलर का ये होता है। साथ में हमें मिलता है SO2 और मिलता है SO3। देखो कलर चेंज हो रहा है तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, और इसको हमने बोल रखा है गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो हमने केमिकल इक्वेशन भी लिख दी, ठीक है। अब आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे, तो ध्यान से समझते जाना है, देखो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा इसी से, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि NaOH प्लस जिंक, ठीक है। ये NaOH प्लस जिंक तो शायद कहीं ना कहीं सुनी हुई रिएक्शन लग रही है मेरे को, देखते हैं। अभी अभी हमने की थी क्या, नहीं, अच्छा Na के साथ H2 था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो NaOH प्लस जिंक, तो इसको सबसे पहले तो हमें बैलेंस करने से पहले तो ये देखना है कि यहाँ पर बनेगा क्या। तो इससे बनता है सोडियम जिंकेट, ठीक है, Na2ZnO2, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है, ये बन रहा है। और यहाँ पर बनेगा H2, तो क्या ये बैलेंस है, नहीं, तो इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर कितने सोडियम है, 2, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। तो क्या अब ये बैलेंस है, अब ये बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। सेकंड देखते हैं कि CaCO3 जो है, इसमें हमने क्या किया, वाटर मिलाया और इसमें हमने CO2 मिलाया, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, देखो CaCO3 से हमेशा ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये कैसे बनता है, जब हम CaOH के होल ट्वाइस से CO2 को पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। बट और ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, मिल्की होता है, हमेशा ध्यान रखना ये क्या होता है, मिल्की। लेकिन अब जब ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है, लाइमस्टोन इसको हम बोलते हैं, तो इससे अगर हम CO2 को पास कराते जाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब CaHCO3 का होल ट्वाइस। और ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है, ये क्या होता है, कलरलेस होता है, और ये कैसा होता है, मिल्की होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये बैलेंसिंग, ये बैलेंस है, देखते हैं।
बैलेंस ही है ये, देखो एक कैल्शियम एक कार्बन, ठीक है, ये नहीं, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर नहीं बैलेंस है, देखो 2 कार्बन हो गए ना, एक कार्बन इधर पे भी तो है, ठीक है, ये बैलेंस है। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट इक्वेशन बोल रखी है कि HCl लो और उसमें क्या करो, वाटर मिला दो। तो HCl में अगर हम वाटर मिलाएंगे तो ये HCl जो है H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, और ये H प्लस जो है ये वाटर के साथ ऐड हो जाएगा और बन जाएगा H3O प्लस, और ये Cl माइनस एज इट इज बच जाएगा, ठीक है। तो ये बना, क्या ये बैलेंस है, ये देखो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। तो हमने क्या किया, कंप्लीट भी कर दी रिएक्शंस और बैलेंसिंग भी सीख ली, ठीक है। अब इसी का एक और पार्ट है, हम उस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये तीनों इक्वेशन यहाँ पे आपको दिख रही शायद कम होंगी है, तो मैं इनको सही से लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन दिखा देता हूँ क्या है एक्चुअल में। तो पहली जो इक्वेशन है हमारे पास वो है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम COH के होल ट्वाइस को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी का कॉमन नेम होता है स्लेक्ड लाइम, ठीक है। नोट करके लिख लेना है, जो जो मैं चीजें बताऊंगा आपको उन्हें अपने नोट्स में क्या करना है, ऐड कर लेना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उनसे ही बन सकता है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो मैं ऑरली बता दूंगा, ठीक है। तो ये बनाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, ये तो हमको दे ही रखा है पूरा प्रोडक्ट, ठीक है, बस हमें बैलेंसिंग करनी है। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है NaOH प्लस H2SO4, ठीक है, ये दे रखा है हमें Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O। देन हमें बोल रखा है BaCl2 प्लस H2SO4, ठीक है, ये हमें दे रहा है BaSO4 प्लस HCl, ये हमको दे रहा है। तो अब इसको बैलेंस करना है हमने, ठीक है। तो बैलेंस करते हैं, चलो। देखो यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, देखो ये ब्रैकेट के बाहर 2 है ना, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या अब ये बैलेंस हुई। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल 8 ऑक्सीजन है हमारे पास। और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 6 यहाँ पर है, और यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब 8 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 बैलेंस हो गई, ठीक है। अब हम करते हैं एक और इक्वेशन को बैलेंस, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक और इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर देखो NaOH प्लस H2SO4, यहाँ पर 2 सोडियम है, तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या चीज बैलेंस है। 2 सोडियम है, यहाँ पर भी 2 सोडियम, यहाँ पर 1 सल्फर है, यहाँ पर भी 1 सल्फर। ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, और 4 यहाँ पर है, 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गए 6 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, देखो बैलेंस हो गई, कितना ईजिली हमने बैलेंस कर दिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। BaCl2H2SO4, तो एक बेरियम है, एक बेरियम है, ठीक है, एक सल्फर है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गए 2 हाइड्रोजन, और 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, तो ये भी देखो बैलेंस हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक 2 इधर पे लिखा और एक 2 इधर पे लिखा, देखो कितना इजिली बैलेंस हो गई, ठीक है। बैलेंसिंग का क्वेश्चन पक्का आएगा, तो बैलेंसिंग को अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। अब देखो ये हमने कर लिया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन 1 एंड 2। तो 2 केमिकल इक्वेशन दे रखी हैं और उनके 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन इक्वेशंस के बारे में। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रही है, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है टी इज अ टी नहीं है, आई है फर्स्ट। तो 1 इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो क्या पहली वाली रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखते हैं, देखो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Mg ने क्या किया है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है और MgCl2 बन गया, और हाइड्रोजन, तो देखो फर्स्ट वाली तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये तो हमको क्लियर हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाली हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेकंड वाली को चेक करते हैं, सेकंड वाली हमारी कैसी रिएक्शन है। तो सेकंड वाली को अगर हम वो देखें, NaOH प्लस HCl, देखो NaOH क्या होता है, NaOH जो है वो हमारा बेस होता है, और HCl जो है वो एसिड है, और बेस प्लस एसिड मिलके क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर। तो इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये सेकंड वाली जो है इसको हम बोल सकते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि एसिड प्लस बेस गिव सोल्ट प्लस वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। या इसी को हम बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है फर्स्ट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड इज अ डिकम्पोजिशन, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है।
जरा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, फर्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये तो हो गया हमारा गलत। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकंड इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया हमारा सही। थर्ड स्टेटमेंट को देख लेते हैं, बोथ आर डिस्प्लेसमेंट, ये गलत हो गया, बोथ आर डबल डिस्प्लेसमेंट, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब वाटर को हम ब्रेक कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, तो देखो ये बैलेंस फॉर्म हो गई हमारी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इवॉल्व्ड एट द इलेक्ट्रोड आर V0 एंड VH, तो इसकी जो वॉल्यूम मिल रही है वो VH है और इसकी जो वॉल्यूम इवॉल्व हो रही है, देखो वाटर को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें दो गैसेस मिलती हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन की वॉल्यूम कितनी मिल रही है VH और ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितनी मिल रही है VO, ठीक है। तो हमें बताना है कि VO अपॉन VH कितना होगा, इनका रेशियो कितना होगा। देखो एक चीज क्लियर है कि अगर ये एक के लिए, देखो एक चीज तो हमें यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए कि जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है वो डबल होनी चाहिए वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये एक ही मोल है, ये एक मोल है और ये कितना है 2 मोल है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए अगर ये V0 है और ये एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के लिए VH है, तो 2 मॉलिक्यूलों के लिए कितना हो जाएगी, 2 मॉलिक्यूल के लिए हमारी कितनी हो जाएगी ये ट्वाइस ऑफ V0, ठीक है, और दोनों बराबर है तो हमने ट्वाइस ऑफ V0 लिख दिया। तो यहाँ पर अगर रेशियो निकालना है V0 अपॉन VH का, तो वो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा लॉजिक हमें सोचना था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि in order to balance the following chemical equation the values of the coefficient x and y respectively, अब हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। करते हैं बैलेंस, देखो ये है PbNO3 का होल ट्वाइस, अब हमने इसको हीट किया तो ये ब्रेक हो गया कितना 2PbO में प्लस NO2 और प्लस O2 में। अब हमें यहाँ पर जो है कोफिशियंट्स बताने हैं, इनके कोफिशियंट क्या होंगे, यहाँ पर हमें कोफिशियंट बताने हैं, यहाँ पर NO2 का कोफिशियंट कितना होगा और ये PbNO3 के होल ट्वाइस का कोफिशियंट कितना होगा, ऑप्शन दे रखे। देखो एक तरीका, दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, एक तरीका क्या है कि इसको बैलेंस कर लो और फिर देख लो वहां पर कोफिशिएंट कितना है। दूसरा तरीका क्या है, हिट एंड ट्रायल, ये जो ऑप्शन दे रखे इन ऑप्शन को यहाँ पर रख के देख लो कौन सी इक्वेशन बैलेंस हो रही है, कि किन ऑप्शन को रख के इक्वेशन जो है वो बैलेंस फॉर्म में आ रही है। तो मैं इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें 2 PB दिख रहे हैं, 2 लेड दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे क्योंकि 2 लेड हो गए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड पे 4 दिख रहे हैं, देखो ये 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है और 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 2 कितना होता है 4, तो 4 नाइट्रोजन है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लगाने वाले हैं 4NO2। तो क्या अब ये इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में दिख रही है, सिर्फ ऑक्सीजन को चेक कर लो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 12 ऑक्सीजन है। उस साइड देख लेते हैं कितने ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 2 जा 8 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी 12 ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस इक्वेशन है, मतलब 2,4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये सारे क्वेश्चन रिसेंटली सीबीएसई के एग्जाम में पूछे गए हैं इस चैप्टर से। आपको चैप्टर को सिर्फ चैप्टर पढ़ना नहीं है, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस इस बोर्ड किस तरह से पूछता है क्वेश्चंस, उसकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी बात है, नहीं कर एफर्ट्स कम करने हैं अपने, तो ये 1 आवर के अराउंड की ये वीडियो होगी, ठीक है, 1 to 1.5 आवर। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 50-60 क्वेश्चंस, वो सारे हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। कैसे करना है ये भी मैं बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड होता है हमारा Ki, ठीक है, इज मिक्स्ड एंड लेड होता है Pb और नाइट्रेट होता है क्या हमारा NO3 का होल ट्वाइस, ये ऊपर लिखा था ना, देखो लेड नाइट्रेट, तो ध्यान रखना लेड नाइट्रेट PbNO3 नहीं होता, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, क्योंकि लेड की वैलेंसी +2 हो जाएगी। ये मिक्स हो रहे हैं, ठीक है,
और यहाँ से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एक पीपीटी की फॉर्म में प्रोडक्ट भी बनेगा। तो बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें चारों ऑप्शन में से एक हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है? देखो एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखना, प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा पीबी, और पीबी की वैलेंसी +2 है, तो यहाँ पर जो भी जुड़ेगा वो 2 में जुड़ेगा, तो आयोडीन ही जुड़ेगा, तो PbI2 बनेगा। और साथ ही साथ अब के साथ क्या जुड़ेगा, NO3 है ना, तो के साथ NO3 जुड़ेगा तो ये बन जाएगा KNO3, क्योंकि के पे एक प्लस होता है, NO3 पे एक माइनस, तो KNO3। बट ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना है ना, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आयोडीन 2 हो गए तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पर पोटेशियम 2 हो गए तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये जो इक्वेशन है ना, ये बैलेंस इक्वेशन है, और ये जो PbI2 होता है ये PPT ये बनता है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को लिया टेस्ट ट्यूब में, और इसमें उसने क्या किया, बेरियम क्लोराइड को ऐड कर दिया। तो जैसे ही मैं इतना लिखूंगा ना, आपको एकदम से स्ट्राइक होगा, अगर आपने चैप्टर को हल्का फुल्का भी पढ़ा है, कि ये कहीं ना कहीं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो बन रहा है, राइट? तो ही ऑब्जर्व डेट एन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, और आपको पता है जब ये दोनों रिएक्शन होते हैं तो जो BSO4 बनता है वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है? द कलर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस, तो यहाँ पे यहाँ से बेरियम और यहाँ से सल्फेट, तो कैसे बनते हैं ये देखो, Na2SO4 टूटता है 2Na प्लस और SO4 2 माइनस में, ठीक है? BaCl2 टूटता है Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस में। अब ये क्या होता है, Ba और SO4 ये जुड़ जाते हैं और ये बनाते हैं BaSO4, और बाकी 2NaCl बनता है यहाँ से। अब जो ये BaSO4 है ना, ये हमारा पीपीटी की फॉर्म में होता है, किसकी फॉर्म में होता है, पीपीटी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमको मालूम चल गया कि BaSO4 होता है। देखो एक तो ये ऑप्शन गलत हो गया, हमारे ऑप्शन कौन कौन से गलत हो गए, एक तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि BaSO4 का होल ट्वाइस नहीं है, और एक Ba2SO4 गलत हो गया। अब दो ही ऑप्शन हमारे हैं और इन दोनों में से एक जो है हमारा सही होगा। अब आपने अगर इस चैप्टर को हल्का फुल्का भी पढ़ा है ना, तो आपको पता होगा बेरियम का जो पीपीटी बनता है बेरियम सल्फेट का, ये व्हाइट कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है? पिंक का तो हो ही नहीं सकता, व्हाइट का होता है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद होगा चैप्टर, तो ये व्हाइट कलर का होता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इक्वेशन दे रखी है और पूछ रखा है कि जो ये रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, या फिर न्यूट्रलाइजेशन है। तो इनमें से हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो एक चीज देखो कि ये है हमारे पास C6H12O6, ठीक है? C6H12O6 ये हमारे पास ग्लूकोज है, और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है ना, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है तो हमको मिलती है एनर्जी। क्या मिलती है, एनर्जी। जैसे हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, जब वो एनर्जी की फॉर्म में टूटता है तो हमको जब वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी। और जिस रिएक्शन में एनर्जी मिलती है ना, वो रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो ये किसी भी एंगल से नहीं लग रही है, ठीक है? ना तो सॉल्ट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ना ही एसिड और बेस रिएक्ट हो रहे हैं, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो है नहीं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। एंडो और एक्सो में ही आपको कंफ्यूजन होगी। बस इतना ध्यान रखना है आपने, जब कोई C6H12O6 ग्लूकोज जब ब्रेक होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CO2 देता है और H2O देता है और साथ साथ एनर्जी देता है, ठीक है? और एनर्जी जिस रिएक्शन में मिलती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इतना अगर आपने दिमाग लगा लिया तो आपका एक नंबर पक्का। देन हमें क्वेश्चन पूछ रखा है नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो हीट की प्रेजेंस में टूटती है? थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब जो हीट की मदद से टूटती है, जिसको अगर हम हीट करना शुरू करें तो वो ब्रेक हो जाती है। तो देखो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो ऐसी आपने रिएक्शन कुछ सुनी होगी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, देखो चैप्टर एक ही बार क्यों ना पढ़ा हो, ये रिएक्शन आपने जरूर पढ़ी होगी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये देता है हमें क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में मिलती है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं लाइमस्टोन, और CaO को बोलते हैं हम क्विकलाइम। क्या बोलते हैं, क्विकलाइम, इनके कॉमन नेम है, ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, और कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं लाइमस्टोन। तो यहां से हमको क्या मिलेगी, CO2 गैस मिल जाएगी, CO मिल जाएगा। तो ये हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन है,
तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, देखो जो वाटर वाली रिएक्शन है इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं, और जो ये AgBr और AgCl है इसमें हम यूज करते हैं लाइट को। इसमें हम किसको यूज करते हैं? लाइट को, ध्यान रखना। तो ये रिएक्शन एग्जाम्पल है फोटोलिसिस का। ये किसका रिएक्शन एग्जाम्पल है? फोटोलिसिस का। ठीक है, मैं दूसरा पेन से लिख देता हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ये किसके एग्जाम्पल है? ये वाली जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है फोटोलिसिस के। ठीक है, AgCl वगैरह। ये H2O वाली रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। और जो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये एग्जाम्पल होता है पायरोलिसिस। और पायरोलिसिस को ही हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि पायरो का मतलब होता है हीट और लिसिस का मतलब होता है डिकम्पोज होना, और थर्मल का मतलब भी हीट होता है, तो इसके दो दो नाम है। ठीक है, तो हो सकता है वो अगली बार ये ना बोले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो बोले विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज पायरोलिसिस। ठीक है, मतलब वो ऐसा भी कर सकते हैं, 4 रिएक्शन देंगे या 3 रिएक्शन देंगे और सामने लिख देंगे इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस, पायरोलिसिस। मैच द फॉलोइंग करो कि कौन सी इलेक्ट्रोलिसिस की है, कौन सी फोटोलिसिस की है, कौन सी पायरोलिसिस की है। तो हमें तीनों मालूम होने चाहिए। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल तो याद कर ही लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाइग्रेसली वाइग्रेसली मतलब बहुत तेजी से रैपिडली रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और स्लेक्ड लाइम बन रहा है। तो देखो CaO क्विक लाइम जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? यहाँ से हमें मिल रहा है कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, ये मिल रहा है। ठीक है, अब बताना है कि ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है या ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि A और C मतलब कॉम्बिनेशन भी है और एंडोथर्मिक भी है, C and D मतलब एंडोथर्मिक भी है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। तो इनमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हमें चूज करना है कौन सा है। देखो एक चीज तो यहाँ पे समझ में आ रही है कि ये मान लो A है, ये मान लो B है, और ये है C। तो A और B मिलके C बना रहे हैं ना, तो इसका मतलब दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, दो कंपाउंड्स कंबाइन हो रहे हैं, तब एक फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है। ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो बिल्कुल है। अब देखते हैं क्या ये एक्सोथर्मिक है, क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो देखो जब भी कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर मिलाते हैं ना और स्लेक्ड लाइम बनता है, तो यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से हमको बहुत सारी हीट भी मिलती है। ठीक है, आपने देखा होगा जब चूना जो होता है ना, चूना जैसे क्विक लाइम CaO, उसमें जब पानी वगैरह मिलाते हैं तो कैसे बबल्स वगैरह निकलने शुरू होते हैं ना, होता है ना हल्का हल्का। तो यहाँ से हीट भी कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम थोड़ा सा पानी मिलाएं तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ साथ हीट भी इवॉल्व होगी। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। अब जब ये एक्सोथर्मिक है तो ये एंडोथर्मिक तो हो नहीं सकती। ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी का ऑक्सीडेशन थोड़ी ना हो रहा है। तो ये हमारी हो गई कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक का मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? A और B, मतलब ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे ऑप्शन सही हो गए। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है? H2S होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना बच्चों कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है? H2S। तो बोल रखा है व्हेन इट इज दिस गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो यहाँ से एक इंफॉर्मेशन हमको और मिली है कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, अब हो सकता है आपको पता हो, ठीक है, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिन बच्चों ने ये चीज़ नहीं पढ़ी है इतना डीप में, तो कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं कि किसी रिएक्शन में मान लो कॉपर सल्फेट बन रहा है और पूछेंगे कि उसका कलर कौन सा है, जैसे भी क्वेश्चन आया था कलर वाला। तो ध्यान रखना है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो अब ब्लैक पीपीटी ऑफ कॉपर सल्फाइड इज फॉर्म। तो यहाँ से क्या हो रहा है? कॉपर सल्फाइड बन रहा है, कॉपर सल्फाइड होता है CuS और इसका कलर क्या है? ब्लैक। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, कॉपर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी नोट करके चलनी है। ठीक है, एंड द सल्फ्यूरिक एसिड सो फॉर्म रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है H2SO4 बन रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ से हम चलो ठीक है, इतना अभी देखते हैं पूछ क्या रखा है। तो ये एग्जाम्पल कौन सी है? कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है ये सल्फर सल्फेट के साथ चला गया और कॉपर जो है वो सल्फर के साथ आ गया। तो ये किस रिएक्शन कैसी दिख रही है हमें? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है, मतलब इसने इसके आयन को रिप्लेस किया तो इसने इसके आयन को रिप्लेस कर दिया। तो ये देखते ही मालूम पड़ रहा है कि इट इज एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब हम बात करते हैं कि किसी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, किसी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएक्शन है सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, ठीक है, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन है ना, और बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, मैंने बताया था बेरियम सल्फेट बनता है, ठीक है, और ये पीपीटी की फॉर्म में बनता है प्लस NaCl। तो पूछ रखा है क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, तो ये दिखते ही इस पर टिक कर देना है, एक्सचेंज ऑफ, अच्छा सॉरी ये, अच्छा ठीक है, बी ऑप्शन सही है, अच्छा इसमें ऑप्शंस के भी ऑप्शन है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयन तो हो रहा है, ठीक है, ये तो ठीक है, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ये भी सही है, ठीक है, प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, और एक इंसॉल्युबल सॉल्ट इज फॉर्म्ड, तो ये भी सही है। देखो प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये क्या है, ये प्रेसिपिटेट है, और ये क्या है, ये सोल्ट है, तो प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, सोल्ट भी बन रहा है, और आयंस का एक्सचेंज भी हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, BCD। क्लियर हुआ, तो इस तरह से क्वेश्चन को करते जाना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, टेक अबाउट 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब, तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मान लो हमने ले लिया है, ठीक है, इसका कितना लिया है, 1 ग्राम हमने ले लिया है। अब हमने इसको हीट करना शुरू किया, तो जैसे ही हीट करेंगे तो एक कलरलेस गैस बाहर निकलेगी, ठीक है, तो हमें पता है ये किसमें टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। देखो सेम एग्जाम्पल रिपीट होते हैं बोर्ड में, तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद कर लेने हैं, आपका काम बन जाएगा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो हमें बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या डबल डिकम्पोजिशन है, या डबल डिस्प्लेसमेंट है। देखो देखते ही क्लियर पता चल रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये एक सब्सटेंस दो अलग अलग सब्सटेंस में ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे अपना, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है बट ईजी है, कि 3 बेकर्स, ठीक है, सॉरी बीकर्स, 3 बीकर्स लेबल्ड एज ABC ईच कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर वर टेकन, ठीक है, हर एक बीकर में क्या है, पानी है, ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं बीकर 1, यहाँ पर हम मान लेते हैं बीकर 2, और यहाँ पर हम मान लेते हैं बीकर 3, ये 3 बीकर हैं, और तीनों में क्या है, पानी है, H2O है, इसमें भी H2O है, इसमें भी हमारे पास H2O है। अब हमने इसमें क्या किया, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, पहले बीकर में हमने NaOH मिलाया, ठीक है, सेकेंड वाले बीकर में हमने क्या मिलाया, CuSO4 मिलाया, और थर्ड वाले बीकर में हमने NaCl मिला दिया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, तो ये हमने मिला दिए। इट वॉज ऑब्जर्व डेट देर वॉज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन, और टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, मतलब ए और बी में जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है हीट इवॉल्व हो रही होगी, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन जो बीकर सी है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, बीकर सी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो गया, और इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर कब बढ़ता है, जब एनर्जी रिलीज होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है, यहाँ पर एक्सोथर्मिक है, और यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी, इतना तो समझ में आया ना। तो अब हमें ऑप्शंस देख लो, इन बीकर ए एन बी एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस अकर्ड, तो बिल्कुल सही है ये, है ना, इन बीकर ए एन बी एंडोथर्मिक, नहीं ये गलत है, इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस अकर्ड, ये गलत है, इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब ये सही है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ जो है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। कितना इजी, देखो क्वेश्चन कितना लेंथी दे रखा है, बच्चा इसको स्किप करने की सोचेगा कि यार ये तो बहुत टफ सा क्वेश्चन है, ये तो मुझसे नहीं बनेगा, बट देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप ए एंड बी, तो दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, एक में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, और एक में हमने आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ए रिएक्शन को लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं बी रिएक्शन को लिख देता हूँ। तो ए वाले बीकर में मैंने क्या किया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है, तो CuSO4, इसमें मैंने क्या किया, आयरन की नेल को डिप कर दिया, और दूसरे वाले केस में मैंने क्या किया, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है FeSO4, और इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने कॉपर की रोड को डिप कर दिया, ठीक है, कील को। तो बताना है किस बीकर में रिएक्शन होगी। देखो यहां पर हो रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब ये रिएक्शन तभी प्रोसीड होगी जब आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब आयरन अगर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन कॉपर को उसके एक्वस सॉल्यूशन से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बनाएगा आयरन सल्फेट प्लस Cu को डिस्प्लेस कर दिया। अब यहां पर ये रिएक्शन तभी प्रोसीड होगी जब कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होगा आयरन से, बट अभी तो हमने कहा कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो इसका मतलब यहां पर तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है,
सिर्फ बीकर ए में रिएक्शन होगी हमारी, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन जितने बड़े लग रहे हैं ना उतने ही ज्यादा इजी हैं, ठीक है, फ्री के नंबर मिल जाएंगे यहाँ से। अच्छा, जिस क्वेश्चन का इंतजार था मेरे को, देखो वो आ गया, असर्शन एंड रीजन। देखो कुछ बच्चे पेपर देने बैठ जाते हैं और उन्हें ये भी पता नहीं होता कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। वो बोलते हैं इसमें तो ऑप्शन ही गिवन नहीं है, ठीक है। बट इसके ऑप्शन देखो क्या होते हैं। दो स्टेटमेंट हमें गिवन होते हैं, एक होता है असर्शन, एक होता है रीजन। तो अगर ए और आर मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ऑप्शन ए टिक करना है। और अगर ए और आर दोनों ही सही हैं बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी टिक करना है। और अगर असर्शन सही है रीजन फॉल्स है तो सी, और अगर असर्शन फॉल्स है और रीजन सही है तो डी ऑप्शन टिक करना है। चलो अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है असर्शन में कि रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर। तो क्विक लाइम है हमारा CaO, इसका रिएक्शन अगर वाटर के साथ करा दिया जाए तो ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या ये बात सही है? देखो CaO का रिएक्शन H2O के साथ होता है तो ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस और साथ साथ हमें मिलती है हीट। तो इसका मतलब असर्शन तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, असर्शन तो सही है। रीजन देखते हैं। रीजन क्या कहा जा रहा है? रीजन कहा जा रहा है कि क्विकलाइम जो है वो वाइग्रसली रिएक्ट करती है वाटर के साथ और एक बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो बिल्कुल इसीलिए बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये तो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा है। उसने कहा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है असर्शन ने। रीजन कह रहा है कि ये जब रिएक्ट करता है तो बहुत सारी हीट निकलती है। तो एक्सप्लेन कर दिया एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। तो ये दोनों ही सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 21 देखते हैं। असर्शन क्या है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो कोई गधा भी बता देगा कि अगर किसी नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो उससे हीट इवॉल्व होती है, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस कैसे हो सकता है? वो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर असर्शन ही हमारा गलत हो गया। तो असर्शन गलत सिर्फ एक ही केस में होता है, ऑप्शन नंबर डी के केस में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। कुछ और सोचना भी नहीं है, सेकंड रीजन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जब असर्शन हमारा गलत हो गया तो देखो ऊपर के तीनों ऑप्शन में ए बी सी में असर्शन सही है और डी में ही असर्शन फॉल्स होता है, तो डी आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना ये जो रूल्स हैं असर्शन रीजनिंग के, ये किसी भी एग्जाम में किसी भी बुक में चेंज नहीं होते, ये फिक्स रहते हैं, चाहे आप 10th क्लास का पेपर दो या 12th का या IIT का या मेडिकल का, नीट का, ठीक है। ये असर्शन रीजन के जो ये रूल्स हैं ये बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। और अगर चेंज होंगे तो आपको अलग से गिवन होगा वहां पर इस तरह से रूल्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब थोड़े लेंदी लेंदी क्वेश्चंस आने शुरू हो गए, ठीक है। तो अब हम इनको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। और हमें ये भी बताना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो लिखनी है और हमें टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना है, ठीक है। तो देखो पहली रिएक्शन क्या है? नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। देखो N2 प्लस H2 हाइड्रोजन के साथ अमोनिया बन रहा है। इसको बैलेंस करके लिख लो तो ये हो जाएगा 2NH3 और ये हो जाएगा N2 प्लस 3H2, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। सो ये तो हमने बैलेंस कर ली। नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि हमें ये भी बताना है कि ये किस तरह की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, प्रेसिपिटेशन है, या किस तरह की रिएक्शन है। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं और ये अमोनिया बना रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। तो लिख लेना अपने नोट्स में कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लेड नाइट्रेट। देखो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बच्चे बहुत गलती करते हैं एग्जाम में, PbNO3 लिखते हैं। तो ये क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। इसको हमने हीट किया और क्या बना रहे हैं? टू फॉर्म लेड मोनोऑक्साइड। लेड मोनोऑक्साइड क्या होता है? Pb, और मोनोऑक्साइड का मतलब सिंगल हो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो यहाँ पर बनेगा NO2, ठीक है, एन ऑक्सीजन तो प्लस O2। अब इसको बैलेंस फॉर्म में लिखना है। देखो ये रिएक्शन हमने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले की थी, तो हमारी बैलेंसिंग क्या आ रही थी? यहाँ पर 2 आ रहा था, यहाँ पर 2 आ रहा था और यहाँ पर 4 आ रहा था। तो ये बैलेंसिंग इक्वेशन होगी। अगर आपको याद है ये रिएक्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले बैलेंस की थी। अब ये रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन है?
देखो यहाँ पर एक ही कंपाउंड जो है तीन अलग अलग कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो ये एग्जाम्पल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अ कॉपर वायर इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है, AgNO3। इसमें क्या किया हमने, कॉपर वायर को डिप कर दिया, तो ये बना रहा है अ शाइनिंग डिपॉजिट ऑफ सिल्वर इज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिल्वर कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, तो ये Ag प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर दो नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हो गया, देखो ये बैलेंस, कॉपर एक ही है, हाँ ठीक है बैलेंस है। अब ये किसकी रिएक्शन है, देखो कॉपर ने क्या किया है, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया है उसके एक्वस सॉल्यूशन से, है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई। ये क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करते हैं 27th क्वेश्चन की। देखो 27th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग, ठीक है, वाटर बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड आर एडेड। तो हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले हमने क्या किया है, वाटर में थोड़ा सा हमने एसिड ऐड कर दिए, कुछ ड्रॉप्स। ठीक है, वाई, ऐसा हम क्यों करते हैं, ठीक है, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। एसिड, हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी चीज में एसिड की कुछ ड्रॉप्स मिला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उसमें क्या करना चाह रहे हैं, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो वाटर जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वाटर इसकी कंडक्टिविटी को, मतलब इसकी कंडक्टिविटी को और इंक्रीज करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स मिला देंगे एसिड की, तो इससे क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये रीजन पूछ रखा था वाई, तो ये तो हमने आंसर कर दिया। ठीक है, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर। ठीक है, या सॉल्यूशन लिख सकते हैं, वाटर का जो सॉल्यूशन होगा। अब बोल रखा है नेम द गैस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। तो देखो एनोड और कैथोड पे हमें कौन कौन सी गैस मिलेंगी, एक जगह मिलेगी हाइड्रोजन, एक जगह मिलेगी ऑक्सीजन। इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो 2H2 प्लस O2 हमें गैस मिल रही है। ठीक है, जो हाइड्रोजन होता है वो कैथोड पे मिलता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज है, तो ये एनोड पे मिलता है। ठीक है, और ऑक्सीजन तो एनोड पे ही होता है, और जहां पर हाइड्रोजन होगा वो कैथोड हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इतना समझ में आया। अब पूछ रखा है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड। तो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया था कि जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होती है वो 2 टाइम्स हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो मान लो यहाँ पर हमारी अगर 50 ml गैस या 50 लीटर गैस ऑक्सीजन, 50 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, तो हाइड्रोजन कितनी होगी, 100 लीटर। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट देखो क्या बोल रखा है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। और देखो ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लाइट। ठीक है, Hμ लिख दो, Hμ का मतलब सनलाइट। तो जब ये एनर्जी की प्रेजेंस में आता है तो ये ब्रेक हो जाता है सिल्वर प्लस क्लोराइड में, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2AgCl गिव्स 2Ag प्लस Cl2। तो इसीलिए सिल्वर क्लोराइड को हम डार्क बोटल्स में रखते हैं। तो एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन बन भी चुका है ये कि वाई सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन डार्क बोटल्स, डार्क कलर्ड बोटल्स, ताकि सनलाइट उस बोतल में एंटर ना हो पाए और सिल्वर जो क्लोराइड है वो ब्रेक ना हो पाए। ठीक है, तो ये हो गया। और पूछ रखा है गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। तो इसमें कौन सी रिएक्शन है, तो इसमें है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास है 28 क्वेश्चन। ठीक है, 28 में हमसे बोल रखा है डिफाइन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन कर देता हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन, अ रिएक्शन इन विच, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस।
एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, उसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं। एग्जांपल पूछ रखे हैं ऐसे उन्होंने, एग्जांपल हमसे ठीक है पूछ तो नहीं रखे बट हम बता देते हैं, कोई बात नहीं। देखो सोडियम सल्फेट लेते हैं Na2SO4, ठीक है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं BaCl2 के साथ। तो जब इसका रिएक्शन BaCl2 के साथ कराएंगे तो ये बन जाता है BaSO4 प्लस NaCl, ट्वाइस ऑफ NaCl। देखो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है कि आयंस का एक्सचेंज हुआ है। इसमें कौन कौन से आयन थे, 2Na प्लस और प्लस SO4 2 माइनस। देन यहाँ पर कौन कौन से आयरन थे, बेरियम 2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस, ये थे। तो यहाँ पर Na के साथ Cl का रिएक्शन हुआ है, ठीक है, और SO4 के साथ बेरियम का रिएक्शन हुआ है। तो ये हमारा बन जाएगा कितना, BaSO4, ठीक है, और ट्वाइस ऑफ NaCl। तो देखो एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है ना, इसने इसको डिस्प्लेस किया, इसने इसको डिस्प्लेस किया। तो हम कह सकते हैं एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। ओके, हमने थोड़ा एक यहाँ पे गलती तो नहीं कह सकते बट हमने क्या किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया इस क्वेश्चन को। हमने एग्जाम्पल तो लिखी बट हमें एक ऐसी एग्जाम्पल लिखनी है जो साथ साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो। तो कोई ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ढूंढो जो सोचो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो। तो कौन सी हो सकती है, जैसे NaOH होता है, NaOH सो कोस्टिक सोडा, इसका रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करा दें तो ये क्या देगा हमें, तो ये NaOH किस में टूटता है, Na प्लस OH माइनस, HCl किस में ब्रेक होता है, H प्लस Cl माइनस। तो ये NaCl हो जाएगा और ये HCl हो जाएगा। तो ये बनाएगा NaCl प्लस HCl, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये है हमारा बेस, ये है हमारा एसिड, ये है हमारा सोल्ट, ये है हमारा सॉरी सॉरी ये HCl तो यहाँ पे था ना, ये H2O बनेगा यार, H2O। तो ये है हमारा वाटर। देखो ये क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज भी हो रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। यहाँ पर एसिड प्लस बेस मिलकर सोल्ट प्लस वाटर बना रहे हैं, तो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। और यहाँ पर ये हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। नहीं उन्होंने अच्छा दो रिएक्शन बतानी है यहाँ पे शायद, क्योंकि एक रिएक्शन में तीनों थोड़ा ना होंगे। हाँ ठीक है, देखो एक ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो, वो हमने बता दी। देखो ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। और फिर एक ऐसी रिएक्शन बतानी है जो डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो और प्रेसिपिटेशन भी हो। तो ये देखो ऊपर वाला एग्जांपल हमारा वेस्ट नहीं हुआ है, ये हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि हम ये 2-3 बार आज की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जो बेरियम सल्फेट होता है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है, ठीक है, ये पीपीटी की फॉर्म में मिलता है हमें। और किस कलर का पीपीटी होता है, ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, ठीक है, व्हाइट पीपीटी। तो ध्यान रखना बेरियम सल्फेट जो होता है वो व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में मिलता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ तक हमने काफी क्वेश्चंस कवर कर लिए अपने, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोल रखा है कि सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस पूछने का तरीका बदल जाता है, क्वेश्चन वही रहेंगे। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, ये ब्रेक होता है Ag प्लस Cl2 में। इसकी रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 2AgCl गिव्स 2Ag प्लस Cl2, ठीक है। तो बताना है कलर जब चेंज होगा तो उसका रीजन क्या होगा। मेंशन विद रीजन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। देखो जब सिल्वर क्लोराइड जो है ना उसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में लाते हैं, मतलब इस पे जब लाइट पड़ती है तो ये ब्रेक हो जाता है सिल्वर में और क्लोराइड में। तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसका कलर जो होता है, ठीक है, ग्रे कलर का हो जाता है। इसका कलर जो होता है वो थोड़ा ग्रे कलर का हो जाता है ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो ये रीजन हो जाएगा। बोल रखा है कलर चेंज होगा जब कॉपर पाउडर को हम हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्यों कलर चेंज होगा, क्योंकि कॉपर को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ये बनाएगा हमारा कॉपर ऑक्साइड। तो 2CuO फॉर्म हो जाएगा, 2Cu प्लस O2 गिव्स 2Cu, तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। ये रीजन है कलर चेंज होने का। थर्ड उन्होंने पूछ रखा है अगर जिंक के एक पीस को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करें तो कलर चेंज होता है, क्यों, क्योंकि जिंक सल्फेट बन जाता है। उस केस में क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और ये कॉपर हमें ऐसे ही मिल जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये जिंक सल्फेट यहाँ पे लिख देना, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है।
एक्वस सॉल्यूशन ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में, मैं मान के चलूंगा इतना आपको बेसिक पता होता है। तो ये रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। अब 32 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 32 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 32 क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शन दे रखी है और बताना है। एक तो इनको बैलेंस करके भी लिखना है कि ऑल्सो राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म। तो हमें एक ऐसी रिएक्शन बतानी है जिसमें रिएक्शन मिक्सचर जो होता है वो क्या हो जाए, वो हमारा वार्म हो जाए, ठीक है। इनसॉल्यूबल कौन सी रिएक्शन हो सकती है ऐसी, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की हो सकती है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर मिलाएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल। देखो एक ऐसी रिएक्शन बतानी है जिसमें रिएक्शन जो मिक्सचर है, मतलब जो रिएक्शन हो रही है वो थोड़ी वार्म हो जाए। वार्म होने का मतलब है जिसमें टेम्परेचर बढ़ जाए। तो अभी हमने बात की थी कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसमें अगर हम वाटर का रिएक्शन कराएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। तो इसमें अगर हम वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaOH के होल ट्वाइस में, ठीक है। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CaOH के होल ट्वाइस में, प्लस हमको मिलती है हीट, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। तो इनके कॉमन नेम होते हैं ये हो जाएगा स्लेक्ड लाइम। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर, ठीक है। इस पार्ट का अब बोल रखा है अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एक ऐसी रिएक्शन लिख दो जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता हो। देखो ऐसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस की रिएक्शन हम बहुत सारी पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है। आप ये वाली भी लिख सकते हो, ये बेरियम सल्फेट वाली है ना, ये देखो ये वाली, ठीक है। इसमें इनसॉल्युबल पीपीटी तो बनता है BaSO4, तो आप ये भी लिख सकते हो ये वाली रिएक्शन, ठीक है। बट ये भी हमने लेटेस्ट लिखी। तो एक रिएक्शन हमने लेड नाइट्रेट वाली लिखी थी शायद कहीं पे, लेड नाइट्रेट की हमने रिएक्शन लिखी थी, आई थिंक NO3 PbNO3 की कुछ इस तरह की रिएक्शन थी। मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पे लिखी थी मैंने। ये देखो ये देखो ये PbNO3 का होल ट्वाइस और ट्वाइस ऑफ KI, ये एक रिएक्शन है, ठीक है। इसमें भी तो पीपीटी बन रहा है। देखो इस रिएक्शन में भी तो पीपीटी बन रहा है। तो इस बार इस वाली रिएक्शन को लिख देते हैं। देखो इस वाली रिएक्शन को मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो वाली रिएक्शन मैंने डबल डिकम्पोजिशन वाली काफी बार लिख दी है, ये Na2SO4 BaCl2 वाली। तो मैं वाली रिएक्शन लिख देता हूँ ताकि उसका भी एक बार क्या हो जाए, रिविजन हो जाए, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि लेड नाइट्रेट जो है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, इसका रिएक्शन होता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो यहाँ से बनता है KNO3, ठीक है, प्लस PbI2। तो ये PbI2 जो होता है ये वाइट पीपीटी की फॉर्म में हमको मिलता है, ठीक है। तो ये पीपीटी बन रही है, तो ये हो गई रिएक्शन, बैलेंस्ड है, ठीक है, बैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है 33 में कि आपको क्या करना है, एक रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, कंप्लीट भी करना है और बैलेंस भी करना है। तो कर देते हैं। देखो बैलेंस Zn और ये है NaOH। तो Zn का रिएक्शन अगर NaOH के साथ होता है तो सोडियम जिंकेट बनता है, ठीक है। तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2 और साथ साथ मिलती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर 2 सोडियम है तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2। हो गया बैलेंस, देखो पूरा बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं। मैंने आपको बताया था जब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और उससे दोबारा हम CO2 पास कराते हैं तो फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, मिल्की कलर का होता है, ठीक है। ये कैसे टाइम होता है ना, ये COH का होल ट्वाइस, ठीक है। इससे अगर मैं CO2 को पास करता हूँ, इससे अगर मैं CO2 को पास करूँ तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये मिल्की हो जाता है। लेकिन अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट से मैं दोबारा CO2 को पास करूँ और ज्यादा CO2 को पास करूँ तो ये बना देता है CaHCO3 का होल ट्वाइस और ये होता है कलरलेस। ये दोबारा कलरलेस हो जाता है। मतलब अगर हम सिलेक्ट लाइम से CO2 को पास करेंगे वो मिल्की हो जाएगी और दोबारा उससे CO2 को पास करेंगे तो वो फिर से कलरलेस हो जाएगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। थर्ड रिएक्शन देखो HCl का रिएक्शन वाटर के साथ। तो HCl का रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है, ये भी हमने अभी अभी की है कि यहाँ से वाटर क्या होगा, H प्लस OH माइनस, सॉरी HCl क्या होगा, H प्लस Cl माइनस। तो ये H प्लस वाटर के साथ चला जाएगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो ये बनाएगा H3O प्लस प्लस Cl माइनस। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया 33, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जगह तो बची नहीं है तो मैं यहाँ पर एक
नई स्लाइड लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है 34, 35, 36 ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखो 34 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड द चाइना डिश इज प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन आ रहे, बार बार रिपीट हो जा रहे हैं। हमने क्या किया, अलग अलग लैंग्वेज में पूछे गए। 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया, सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl। हमने क्या किया, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया, ठीक है। तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, Ag प्लस Cl2। अब ये बैलेंस तो है नहीं, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये बैलेंस हो गई। ये पूछ रखा है, ठीक है। और क्या बोला है, kept in sunlight for some time. What will be your observation in this case? Write the chemical reaction involved in the formation of balanced chemical equation. Identify the chemical equation. ये कौन सी केमिकल इक्वेशन है, देखते ही पता चल रहा है कि ये डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन है। और अगर कोई पूछेगा डिकम्पोजिशन भी कौन सा वाला, तो फोटोलिसिस, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है, तो फोटो वर्ड यूज करते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो फोटोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। ये हो गया, ठीक है। और क्या पूछ रखा था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन और ऑब्जर्वेशन बताओ। तो ऑब्जर्वेशन यही है, ठीक है, कि AgCl जो है वो ब्रेक हो रहा है। ये आपको लिख देना है कि वी ऑब्जर्व दैट द व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो ये जो सिल्वर मिलेगा ये ग्रे कलर का हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर जो होता है वो ग्रे कलर का होता है और सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का, ठीक है। तो इस तरह से करना है। तो ये 34 क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। 34 क्वेश्चन जो है ये भी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं 35 की तरफ। 35 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, identify the type of reaction takes place in each of the following cases and write the balanced chemical equation for this reaction। देखो जिंक जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और जिंक नाइट्रेट बना रहा है। तो जिंक जो है, ठीक है, वो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और वो क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट क्या होता है, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी +2 होती है। और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, सिल्वर मिल जाएगा। क्या ये बैलेंस है, नहीं, तो बैलेंस कर दो। यहाँ पर 2 सोडियम है, नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन आ जाएंगे यहाँ, और यहाँ पर सिल्वर 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 सिल्वर। तो ये देखो ये बैलेंस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट। तो देखो अब हमें प्रोडक्ट देखने की भी जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बना देंगे कि पोटेशियम लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो लेड नाइट्रेट PbNO3 का ऑल्ट वाइस, ये इसके साथ क्या रिएक्ट हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या बनेगा, ये बनेगा PbI2, ये बनेगा PbI2 और साथ साथ KNO3। अब ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 2 पोटेशियम है तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आयोडीन 2 हो गए, आयोडीन 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए। देखो बैलेंस हो गई इक्वेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ये PbI2 जो होता है ये येलो PPT की फॉर्म में हमको मिलता है, क्योंकि कभी कभी PPT के ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन थे, देखो देखने में लग रहे हैं लंबे, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। 35 हो गया हमारा। 36 क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। 36 क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व ऑन एडिंग जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है जिंक, ठीक है, नॉर्मल जिंक, जिंक के टुकड़े, टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। तो जिंक को हमने किस में ऐड किया, जिंक को हम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन FeSO4 में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा, तो हमें पता है जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव होता है आयरन से। तो जिंक क्या करेगा, आयरन को उसके एक्वा सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये बनेगा ZnSO4 प्लस आयरन, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। और अच्छा, ये ग्रेश कलर का हो जाएगा, ये ध्यान रखना, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ग्रेश कलर का। और इसका जो कलर होगा वो ग्रीन कलर का होगा, ठीक है, ये ग्रीन कलर का होगा, ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। 36 क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ठीक है। हमने यहाँ तक सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 36 हो गया हमारा। अब 37 पे आते हैं। देखो 37 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 37 क्वेश्चन में पूछा गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी। बिल्कुल सही है, ठीक है। डिकम्पोजिशन अगर हमें करना है तो हमें एनर्जी चाहिए ना उसको ब्रेक करने के लिए। तो वो एनर्जी चाहे तो हीट की फॉर्म में मिले, लाइट की फॉर्म में मिले, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में मिले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब राइट वन इक्वेशन ईच
फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब तीनों का ही एग्जाम्पल लिखना है। जब एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में मिलेगी, जब एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में मिलेगी, तो उस केस में उसको हम बोलते हैं पायरोलिसिस। क्या बोलते हैं? पायरोलिसिस, या फिर बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो ये बनाएगा CaO प्लस CO2। सेकेंड होता है लाइट के केस में। लाइट के केस में बोलते हैं फोटोलिसिस। ठीक है, फोटोलिसिस कब होती है? जब हम लाइट की मदद से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके केस में क्या हो जाएगा? AgCl वाला एग्जाम्पल हम बोल बोल के थक गए। ठीक है, पढ़ पढ़ के थक गए इसको। 2Ag प्लस Cl2, और ये 2Ag यहाँ पे है ना, ये हो जाएगा लाइट के केस में। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के केस में होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कब होगा? जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में एनर्जी प्रोवाइड होगी। तो इसका एग्जांपल होता है NaCl। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ NaCl गिव्स 2Na प्लस Cl2, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया आंसर। इतना ही पूछ रखा था, ये ऑल इंडिया 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। अब 38 क्वेश्चन देखो। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4 है ना, और इसको हमने बेरियम क्लोराइड में डाला। देखो सेम रिएक्शन, सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे। ठीक है, इसको हमने डाला। और राइट इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इन दिस केस। तो क्या ये रिएक्शन तो हमें पता है क्या बनने वाला है। देखो यहाँ से बनेगा BaSO4। ठीक है, बेरियम सल्फेट प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl। और ये बेरियम सल्फेट जो होता है ये व्हाइट PPT की फॉर्म में मिलता है हमें। ठीक है, ये भी अब याद हो गया होगा आपको, ये व्हाइट PPT की फॉर्म में मिलेगा। और ये रिएक्शन कैसी है? ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, ये हो गया हमारा 39 क्वेश्चन। देखो, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई भी वन डिफरेंस बता दो। तो वन डिफरेंस में देखो आपको डेफिनेशन ही लिख देनी है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? एक प्रोडक्ट जो होता है वो दो अलग अलग या दो से ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे NaCl हो गया, Na प्लस Cl में ब्रेक हो गया है ना, सोडियम और क्लोरीन में ब्रेक हो गया। तो ये इन तीनों में से कोई भी एक एग्जांपल कोट कर देना डिकम्पोजिशन में। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में अगेन डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक मेटल, ठीक है, जो होता है, अब मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके एक्वस सॉल्यूशन से क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल दिखा देना। ठीक है, या फिर हमसे बोल सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। 2015 में भी पूछा गया था, 2016 में भी पूछा गया था। ठीक है, जैसे बैलेंस करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका देखो। इस इक्वेशन को भी हम बहुत बार बैलेंस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं फटाफट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये बैलेंस कैसे होगी? PbNO3। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो दो नाइट्रोजन है तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, नहीं 2 लगाएंगे तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, और यहाँ पर 4। तो देखो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमें याद है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 2, यहाँ पर 4। तो देखो ये बैलेंस हो गई। ठीक है, इसकी बैलेंस फॉर्म क्या हो गई? 2PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, गिव्स ट्वाइस ऑफ PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ठीक है, ये आ गई रिएक्शन हमारी 39। अच्छा 39 क्वेश्चन देखो सेम है। अब 40 क्वेश्चन देखो। 40 में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? स्टेट वन डिफरेंस। अच्छा, ये रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो इन सबको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, फटाफट लिख देते हैं। ठीक है, डाइसिलिकेन है। डाइसिलिकेन का मतलब होता है Si2 दे रखा है H6। ठीक है, अंडरगोस कंबशन, और जब भी इसका कंबशन होगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है ना। और ये हमें क्या दे रहा है? ये हमें दे रहा है सॉलिड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है SiO2 प्लस हमें क्या मिल रहा है? वाटर H2O। बैलेंस करते हैं इसको। देखो इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर क्या करना है? 2 सिलिकॉन है, यहाँ पर एक भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 2 सिलिकॉन लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 सिलिकॉन। ठीक है, अब ये सिलिकॉन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितने हैं? 2 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे?
3 हाइड्रोजन लगा देंगे, 6 हाइड्रोजन ओके। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2 और यहाँ पर कितने हैं 4 और ये 5। तो इसको हम 5 बाय नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है। तो 7 ऑक्सीजन है, तो ये 7 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बैलेंस हो गई। Si2H6 प्लस 7/2O2 गिव्स 2SiO2 प्लस 3H2O। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 2 से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2Si2H6, ठीक है, प्लस 7O2 गिव्स 2SiO2 प्लस 6H2O, ठीक है, सॉरी 4SiO2। तो ये 2 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट है सॉलिड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, ये तो फॉर्म हो रहा है, देखो, सॉलिड एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ इट्स टू एलिमेंट। एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम होता है और हाइड्रोजन होता है, तो इससे मिलके बन रहा है एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये AlH। अच्छा, ये एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, Al3+ लिखते हैं, तो ये AlH3 आ जाएगा। बैलेंस कर लो इसको। इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 लगा दो, 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 6 हो गए, तो यहाँ पर 3 लगा दो, देखो ये बैलेंस हो गए, ठीक है। कितना इजीली बैलेंस हो गए। अब हम देखते हैं थर्ड, व्हेन सॉलिड कैल्शियम बाइसल्फाइड इज हीटेड। देखो, सॉलिड कैल्शियम बाइसल्फाइड, इसके फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। कैल्शियम बाइसल्फाइड, तो ये CaHSO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, तो CaHSO3, ठीक है, इसका होल ट्वाइस। इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है CaO, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है SO2 और साथ में वाटर दे रहा है H2O। ये मिल रहा है हमको, बैलेंस करना है इसको। तो देखो, कैल्शियम एक है, यहाँ पर कैल्शियम एक है, सल्फर 2 है, 2 सल्फर हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, देखो बैलेंस हो गई, सिर्फ एक 2 लगाना था यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से बस आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। वो कैसे याद रहेंगे, देखो बहुत सारे याद नहीं रखने, जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए आप उनको ही देख लो, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। 41 देखो, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, सबको पता है, ठीक है। फेरस सल्फेट का मतलब FeSO4, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, ग्रीन। इनफैक्ट हम कहेंगे तो ग्रीनिश ब्लू होता है, ठीक है। अगर एक ही कलर आएगा लिखने के लिए तो ऑप्शन में एक होगा, तो ग्रीन पे टिक कर देना है, ठीक है। हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग। और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Fe2O3 में। ध्यान रखना, ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये भी हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं इस रिएक्शन को, अब ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी, है ना। तो इसका जो कलर होता है, ये कलर ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। Fe2O3 जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या पूछ रखा है, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक हमें मिलता है क्या, फेरिक ऑक्साइड, इसको हम Fe2O3, इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, FARRIC, फेरिक, फिर ऑक्साइड, ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। बताना है कि ये किस तरह की केमिकल इक्वेशन है। देखो, एक ही प्रोडक्ट जो है, सॉरी, एक ही सब्सटेंस जो है वो 3 अलग अलग सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और कौन सी डीकम्पोजिशन है, थर्मल, क्योंकि हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है, ना तो लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं ना ही करंट, हम डायरेक्ट हीट कर रहे हैं इसको। सो ये एग्जांपल हो जाएगा हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन का, ठीक है। इसके ओके, इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए, ठीक है। सो अब हमारे पास एक टॉपिक बच चुका है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, ठीक है, जिसमें हमने कोरोजन और एसिडिटी के बारे में भी पढ़ना है। सो उस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या ट्रेंड रहा है क्वेश्चंस का, किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बोर्ड वाले, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से अब उनको देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है, तो इस रिएक्शन में हमको दे रखा है 2Na प्लस 2H2O, ठीक है, गिव्स 2NaOH प्लस H2। पूछ रखा है कि इस पूरी रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। देखो, ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सॉरी, नाइट्रोजन में ये क्या है, सोडियम। सोडियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो यहाँ पर सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये तो क्लियर हुआ ना। देखो, अगर सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है
तो वो कौन कर रहा होगा? हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है तो वो कौन कर रहा होगा? सोडियम। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? सोडियम, क्योंकि वो हाइड्रोजन का क्या करा रहा है? रिडक्शन करा रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हो गया सोडियम, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अगर वो पूछता है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो बस आपको इतना देखना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। और अगर वो पूछते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो आपको ये देखना होता है रिडक्शन किसका हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रखा है तो हम देखेंगे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो सोडियम का। तो सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ? सो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट? तो रिएक्शन क्या है? MnO2, ठीक है, प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये रिएक्शन दे रखी है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। तो यहाँ पर देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। देखो, देखने से तो ऐसा पता चल रहा है कि MnO2 से ऑक्सीजन निकल चुका है। तो अगर इससे ऑक्सीजन निकल चुका है तो MnO2 से MnCl2 बन रहा है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और हमें ये चीज दिख रही है कि HCl में, हाइड्रोजन में क्लोरीन निकलने के बाद ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखते हैं HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। तो HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। अच्छा हाँ ठीक है, ये ऑक्सीडाइज Cl2 के साथ होगा, ना कि H2O के साथ। देखो, इसको करने का एक तरीका और है। हम क्या करेंगे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4 की। ठीक है, क्लोरीन की होती है -1 की। यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा 0। तो ये चीज तो पता चल रही है कि यहाँ पर +2 होगी। ठीक है, ना कि +4, क्योंकि क्लोरीन -1 होता है। देखो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +2 चली गई, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्लोरीन की, वो -1 से 0 चली गई, तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर पूछ रखा है HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। तो HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया Cl2 पे, मतलब -1 से 0 चला गया, बड़ा। तो मतलब ये वाला पॉइंट तो हमारा सही है। देन है MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। MnO2 4 पे है और ये MnCl2 पे चला गया, तो रिड्यूस हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या है? सही है यहाँ पर। ठीक है, MnCl2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे वो काम करेगा जिसका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है? मैग्नीज का। तो ये तो गलत हो गया, MnCl2 नहीं, MnO का होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और HCl एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी गलत हो गया। HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ी ना है, क्योंकि HCl का रिडक्शन ही नहीं हो रहा है। HCl का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सी। हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन। देखो, एक चीज मैं और बता देता हूं। अगर चार्ज बढ़ता है, देखो अब हम क्या करेंगे, अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो मतलब है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है रिडक्शन हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका रिडक्शन हो रहा है। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो, मैं यहाँ पे इतना डीप में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चलूंगा, क्योंकि जब मैं इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, मैं चैप्टर का रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, मैं चैप्टर पढ़ा नहीं रहा हूँ, उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, वो भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन अभी मैं इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वही बच्चा तो बैठेगा जिस चैप्टर को एक बार आइडिया होगा, एक बेसिक आइडिया होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर +4 से +2 गया तो रिडक्शन, और यहाँ पर -1 से 0 चला गया क्लोरीन, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इस तरह से मैंने सॉल्व किया। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जर्व दिस एक्सपेरिमेंट केयरफुली। एक्सपेरिमेंट क्या है? हमने एक डिश ले रखी है। ठीक है, एक चाइना डिश, इसमें कॉपर है, और कॉपर को हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो कॉपर को जब हम हीट करेंगे, देखो ध्यान देना, कॉपर को जब हम हीट करते हैं तो ये क्या बनेगा? ये कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। बैलेंस कर लेते हैं इसको, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? इन द अबव एक्सपेरिमेंट कॉपर पाउडर टर्न्स ब्लैक। बिल्कुल, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। तो क्यों हुआ ब्लैक? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गई। ठीक है, पीपीटी की फॉर्म में।
ऑन हीटिंग इट इज ड्यू टू द रीजन। तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक है, अब देखो कॉपर ऑक्साइड दो दे रखी है हमें, कॉपर सेकंड ऑक्साइड और कॉपर वन ऑक्साइड। तो कॉपर सेकंड इसका आंसर होगा। ठीक है, क्यों? देखो जब CuO की बात करते हैं तो जब ये ब्रेक होता है ना, तो ऑक्सीजन तो 2- में ब्रेक होगा, तो Cu को भी तो 2+ में ब्रेक होना होगा, है ना? Cu+ में थोड़ी ना होगा। अगर ऑक्सीजन पे एक ही नेगेटिव होता तो Cu पे एक पॉजिटिव होता। अब ऑक्सीजन पे दो नेगेटिव है क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो कॉपर पे भी तो दो पॉजिटिव आएंगे, तो इसको हम बोलते हैं कॉपर सेकंड। ठीक है, ये इसकी ऑक्सीडेशन में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 की है, तो कॉपर 2 ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चे यहाँ बी और सी में बहुत कंफ्यूज होंगे। चलो इतना क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ध्यान दें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्टेट वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? देखो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने इस रिएक्शन को लिखा था। ठीक है, ये देखो ये लिख रखा ना, MnO2 + 4HCl गिव्स MnCl2 + 2H2O। इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और इसी में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, वो क्या होती है? हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो ये तो प्रूफ हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये भी हमने थोड़ी देर पहले ही प्रूफ करा कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक ही रिएक्शन में और रिडक्शन भी हो रहा है। नेक्स्ट देखो, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ वॉच ग्लास अ ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो जब कॉपर पाउडर को हम हीट करते हैं, तो अभी तो हमने पढ़ा है कि जब कॉपर को हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और ये किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। अब ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म, नेम इट। तो नेम क्या हो जाएगा उसका? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और कौन सी ऑक्साइड? सेकंड ऑक्साइड। तो इसका नाम हो जाएगा कॉपर की। ठीक है, सेकंड ऑक्साइड। सेकंड का मतलब होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, इस पे चार्ज कितना है वो बता रहा है। ठीक है, देन हाउ कैन दिस ब्लैक सब्सटेंस बी रिवर्स टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। और इसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना, कॉपर ऑक्साइड को अगर कॉपर में कन्वर्ट करना है तो इसका रिएक्शन कराना पड़ता है हाइड्रोजन गैस के साथ। अगर हम इससे हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं और हीट करते हैं इसको, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर प्लस वाटर में अगेन। तो ये रिएक्शन है इसको वापस से कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, कितनी ईजी है। तो सिक्स्थ हमारा हो गया। अब हम चलते हैं सेवंथ पे। ठीक है, अब हम जरा सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब हम जरा सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखो क्या है। 8 आइडेंटिकल आयरन ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड इन टू अरेंजमेंट एक्स एंड वाई। देखो 8 ब्लॉक्स हैं, उसको हमने इस तरह से अरेंज कर दिया। 4 ब्लॉक्स को हमने हॉरिजॉन्टली रखा और 4 ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक वर्टिकली रख दिया। द ब्लॉक अरेंजमेंट आर केप्ट मॉइस्ट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी फ्यू आवर। अब क्या कर रहे हैं, दोनों ब्लॉक्स पे हम पानी छिड़कते जा रहे हैं, इन 4 पे भी और जो ये सीधे 4 हैं वर्टिकल, इन पे भी हम क्या कर रहे हैं? पानी छिड़कते जा रहे हैं। तो बताना है विच ऑफ द अरेंजमेंट इज लाइकली टू गैदर मोर रस्ट आफ्टर डेज। अब ये सारे ब्लॉक किसके? आयरन के। तो ऑब्वियसली बात है, पानी इन पे छिड़केंगे तो इनमें रस्ट ज्यादा लगेगा, जल्दी लगेगा। तो बताना है किस वाले अरेंजमेंट में ज्यादा रस्ट लगेगा। ज्यादा पूछ रखा है, जल्दी। मोर रस्ट। ज्यादा रस्ट किन पे लगेगा? ये जो हॉरिजॉन्टल में अरेंज्ड है या जो वर्टिकल पे अरेंज्ड है। ठीक है, देखो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो रस्टिंग होता है ना, जो रस्टिंग होता है, ये एक सरफेस फिनोमिना है। ये एक सरफेस फिनोमिना है। मतलब जितना ज्यादा आप सरफेस अवेलेबल होगा हमें, ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस हमारे पास अवेलेबल होगा उतना ही ज्यादा रस्ट लगेगा। ठीक है, अब मान लो एक टीन की चादर है, उसको मैंने इस तरह से क्या कर दिया, जमीन पे इस तरह से लिटा के रख दिया, और इस पर डेली पानी पड़ रहा है, बारिश हो रही है, तो इस पर जल्दी रश लगेगा। और एक दूसरी टीन की चादर है, मैंने उसको सिंपल इस तरह से खड़ा करके रख रखा है, तो उस पर रस्ट कम लगेगा। ठीक है, क्योंकि उस पर पानी कम रुकेगा। तो अब वैसी बात है, जितना ज्यादा सरफेस अवेलेबल होगा उस पर उतना ही ज्यादा रश लगेगा। मतलब जो वाई वाला अरेंजमेंट है इस पे ज्यादा रश लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा क्यों? सरफेस तो हमें एक्स का ज्यादा दिख रहा है। देखो एक्स का सिर्फ ऊपर वाला सरफेस पे पानी पड़ रहा है ना,
लेकिन जो ये y है इसका देखो इधर वाले सरफेस पे भी पानी पड़ रहा है, उस तरफ से भी पानी पड़ रहा होगा, इसके पीछे की तरफ जो सरफेस होगा, ऊपर इस साइड हर तरफ से, बस ये नीचे का ही जरा सा सरफेस तो है जिस पे पानी नहीं पड़ रहा है, बाकी सारे पे पानी पड़ रहा है ना। और इसका देखो नीचे का काफी बड़ा पोर्शन अर्थ के साथ कांटेक्ट में है, तो पानी तो इस पे ऊपर ऊपर से ही पड़ रहा होगा, तो इसका ज्यादा सरफेस अवेलेबल है, तो इस पे ज्यादा रश लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 8th क्वेश्चन जो है ना, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं दूसरी स्लाइड में इसी क्वेश्चन को कराता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है 1 ग्राम कॉपर पाउडर वो टेकन इन अ चाइना डिश। तो 1 ग्राम कॉपर पाउडर को चाइना डिश में ले लो। तो ये हमने 1 ग्राम कॉपर पाउडर ले लिया। ठीक है, इसको हीट करो, कॉपर पाउडर को हीट करो। हीट करेंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई चीज बर्न होती है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन कॉपर ऑक्साइड में। और ये किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की। ये एक ही बोर्ड वाले जो है ना, एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़ गए, कॉपर के पीछे। ये हो गया। ठीक है, पूछ रखा है व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग, तो इट बिकम्स ब्लैक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, देन व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड सब्सटेंस अ विजिबल चेंज इज सीन इन इट। अब जो ये सब्सटेंस है हमारे पास CuO, इससे हमने हाइड्रोजन गैस पास की। ठीक है, तो एक विजिबल सब्सटेंस मिल रहा है, वो क्या होगा, कॉपर। ठीक है, वो सब्सटेंस क्या होगा, कॉपर। बोल रखा है गिव द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन हमने बता दी। बोल रखा है द नेम एंड द कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच केस। तो कॉपर किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर की, कलर भी हमने बता दिया। तो कितना सिंपल है। और इस केमिकल इक्वेशन का नेम क्या होगा, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये क्या है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, बिकॉज इसमें ही कॉपर का जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। तो ये हमारी एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है, ध्यान रखना है। इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ध्यान रख लो, कहीं पे लिखने के लिए आएगा एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन का, इसको ही चेप देना। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखो फटाफट फटाफट निपटा लेते हैं इसको, क्योंकि ये हमारा खत्म होने वाला है। ठीक है, काफी क्लास थोड़ी लंबी हो गई, 1.5 आवर में सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10th देखो, 9th सॉरी। यू माइट हैव नोटेड दैट व्हेन अ कॉपर पाउडर इज, अगेन वही क्वेश्चन। ठीक है, कॉपर पाउडर को हीट करेंगे। ठीक है, इन अ चाइना डिश द रेडिश ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक सब्सटेंस। तो कोटेड हो गया वो ब्लैक सब्सटेंस से, क्यों, क्योंकि वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो चुकी है। अगेन वही क्वेश्चन है। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गई। ठीक है, व्हाट व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, क्यों बनाइए, क्योंकि ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट का आंसर होगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन, क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन गेन की और कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो हम लिखेंगे ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर। सेकंड में पूछ रखा है ये ब्लैक सब्सटेंस क्या है, तो ब्लैक सब्सटेंस है CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, पूरा लिखना है कॉपर ऑक्साइड। थर्ड पार्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस, वो ऑलरेडी हमने लिख दी है। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो गया हमारा। अब हम लिखते हैं फोर्थ पार्ट, क्या है, हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग सब्सटेंस बी टर्न रेडिश ब्राउन। दोबारा वही करना है, तो CuO का रिएक्शन H2 के साथ करा दो, तो ये बन जाएगा Cu प्लस H2। देखो सेम रिएक्शन बार बार रिपीट हो रही है, मतलब एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ना। अब देखो 10th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस। एक एग्जांपल मैं करा रहा हूँ, एक आप करना। ठीक है, कमेंट में अपना आंसर बताना। देखो जिंक ने क्या किया है, ऑक्सीजन था जिंक के पास और इसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, तो ऑक्सीजन को लॉस कर दिया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो जिंक का रिडक्शन हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो कितना सिंपल हो गया। ठीक है, जिंक का रिडक्शन और कॉपर का क्या हो रहा है, सॉरी कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, एक रिएक्शन दे रखी है हमें। ठीक है, एक रिएक्शन दे रखी है 2H2S प्लस SO2 गिव्स 2H2O प्लस 3 सल्फर। हमें बोल रखा है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट। ट्रिक मैंने बता रखी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो चेक कर लो, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, आई थिंक H2S सल्फर। देखो यहाँ पर सल्फर में ऑक्सीजन था और सल्फर ऑक्सीजन से किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल सल्फर में कन्वर्ट हो गया। सल्फर जो है वो SO2 से S में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन लॉस कर दिया ना इसने। ऑक्सीजन लॉस करने का मतलब है इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो जाहिर सी बात है इसका क्या हो रहा होगा,
ऑक्सीडेशन हो रहा होगा हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो अगर कोई पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट अगर कोई पूछेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हो जाएगा कौन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब H2S। और कोई पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब SO2। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। एक 11th क्वेश्चन और बचता है, इसको भी देख लेते हैं हम। ठीक है, जब सारे क्वेश्चन देखे तो इसको भी क्यों छोड़े, थोड़ा 13-14 में पूछा गया था, बट देख लेते हैं। व्हाट इज रेंसिडिटी। देखो रेंसिडिटी क्या होता है, जब भी कोई ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड जो होता है एयर के कांटेक्ट में आता है, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और जैसे ही उसका ऑक्सीडेशन होगा ना, तो उसका टेस्ट और उसकी स्मेल जो होती है वो चेंज हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं ना खाना बासी हो गया, स्मेल चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। देन पूछ रखा है मेटल एक्स बिकम्स ग्रीन व्हेन लेफ्ट टर्न इन एयर। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ केमिकल विच आर एडेड टू फैट। अच्छा, अगर हमें उस खाने को रेंसिड होने से बचाना है तो हमें उसमें कोई केमिकल सब्सटेंस ऐड करने होते हैं, उनका नाम क्या है। जैसे नाइट्रोजन हम ऐड करते हैं, आपने देखा होगा जो चिप्स पैकेट्स होते हैं, कुरकुरे के चिप्स के पैकेट्स होते हैं, लेज के, ठीक है, उसमें क्या होता है, हवा भरी हुई होती है, तो वो एयर नहीं फील होती, वो नाइट्रोजन गैस फील होती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस क्या होती है, इनर्ट होती है। नाइट्रोजन गैस हमारी एक इनर्ट गैस होती है, मतलब ये चिप्स का जो रिएक्शन है वो बाहर की एयर के साथ नहीं होने देती, चिप्स को काफी लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखती है। तो ये भी हमारा एक एंटीऑक्सीडेंट ही है। ठीक है, इसके अलावा BHA, BHT, ये भी हमारे क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाने में यूज होते हैं, ताकि एक एक हफ्ते पुराना खाना आपको खिला दिया जाए। ठीक है, तो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीएनिजोल और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट से ही है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। बोल रखा है कि मेटल एक्स बिकम्स ग्रीन व्हेन लेफ्ट इन एयर। ठीक है, व्हेन लेफ्ट इन एयर एंड टर्न्स ब्लैक व्हेन हीटेड इन एयर। तो बताना है कौन सा मेटल है और कौन सा कंपाउंड बन रहा है। तो एक मेटल एक्स है, ठीक है, इसको अगर हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, क्या बोल रखा है मैं भूल गया, मेटल एक्स बिकम्स ग्रीन व्हेन लेफ्ट इन एयर। अच्छा, अगर इसे एयर में छोड़ देते हैं, अगर इसे हम एयर में छोड़ दें तो ये ग्रीन हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, ग्रीन कलर का हो जा रहा है। और फिर क्या, एंड टर्न्स ब्लैक व्हेन हीटेड इन एयर। और जब हम इसको हीट करते हैं, और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये किस कलर का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ब्लैक, ये हो जाएगा हमारा ब्लैक। देखो पहले वाले पार्ट से आपको आइडिया लगाओ ना लगाओ, इस वाले पार्ट से तो आइडिया लग जाना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अगर अभी भी आंसर नहीं आएगा तो बहुत गंदी बात है ये। कौन सा मेटल हीट करने पे ब्लैक कलर का हो जाता है, अभी तो हम पढ़ रहे कॉपर, इतने टाइम से सेम एग्जांपल पढ़ रहे, कॉपर बना लेता है 2CuO, ये ब्लैक कलर का होता है। और यही वो कॉपर है जो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट मिलके क्या बना लेगा, कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है CuCO3 का होल ट्वाइस। तो और ये कॉपर कार्बोनेट होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, तो ध्यान रखना। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कॉपर आर्टिकल्स को हवा में खुला छोड़ देते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो उसमें एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, तो उस कोटिंग का नाम क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट। और जब हम सिल्वर को, ठीक है, सिल्वर के आर्टिकल्स को सिंपल ओपन एयर में छोड़ देते हैं, तो उस पर एक लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं Ag2S, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, इसकी लेयर आ जाती है और ये केस ब्लैक कलर की होती है, ध्यान रखना। और कॉपर कार्बोनेट की लेयर ग्रीन कलर की होती है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन जिनसे बन सकते हैं। सो आई होप बच्चों इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हमने इसमें देखा है इसका। ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग, हमने सारे क्वेश्चन जितने भी आज तक बोर्ड में पूछे गए हैं इस चैप्टर से, हमने सारे कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ साथ देखो हम जो सीरीज चला रहे हैं ना, इसमें हम हर एक चैप्टर को कवर करने वाले हैं, मैथ्स के भी, साइंस के भी, क्लास 10th के भी, 12th के भी। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है, ठीक है, नॉलेजेबल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, खुद भी पास हों और उनको भी अच्छे मार्क्स से पास करवाएं। थैंक यू।